स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इंडसइंड बैंक के विषय में बहुत सारी अपडेट्स हैं, तो एक मैं ओवरफ्लो दे देता हूं कि इस वीडियो में क्या आपको जानकारी मिलने वाली है। 36% शेयर इन्होंने अपने Q4 में गिरवी रखे, ये एक जानकारी मिलने वाली है। दूसरी आपको जानकारी इस वीडियो पर मिलेगी कि इंडसइंड बैंक में जो गिरावट हो रही है, तो इस गिरावट में सपोर्ट क्या हो सकते हैं, और जो बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो शेयर की एनालिसिस करती हैं, उन फर्म्स के द्वारा क्या क्या टारगेट्स बताए जा रहे हैं। तो टारगेट और सपोर्ट आपको जानने को इस वीडियो में मिलेंगे। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की जो खरीदारी की राय है मेरी नज़र में, वो मैं क्या देने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं उस पर भी बात करूँगा। तो कई सारी जानकारी आपको मिलेंगी। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई मिस नहीं होनी चाहिए अगर आप इस शेयर को बाइंग की सोच रहे हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडसइंड बैंक ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 931 रुपये की क्लोजिंग दी है, और ये क्लोजिंग कोई साधारण क्लोजिंग नहीं है। इस क्लोजिंग से हमको बहुत कुछ आगे जानने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए, ये एक आर्टिकल छपा था। पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सी कंपनी क्या बता रही है, कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू विद इंडसइंड बैंक पोस्ट Q4 रिजल्ट, बाय सेल और होल्ड। तो ये मनी कंट्रोल में एक आर्टिकल छपा था। तो मोतीलाल ओसवाल बहुत ही जानी मानी संस्था है इन चीज़ों के लिए, म्यूचुअल फंड्स भी ऑर्गेनाइज करती है। 1200 का टारगेट ये इन्होंने दिया है। ये 3 मई को आर्टिकल छपा था। उसके अलावा अगर बात की जाए एलकेपी भी एक बहुत जानी मानी संस्था है, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स देती है। इन्होंने 1115 का टारगेट दिया है। तो जितनी भी फर्म्स हैं वो टारगेट अच्छा दे रही। 1325 का टारगेट जो दिया है CLSA ने दिया है। इसके अलावा शेर खान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही होगा शेर खान के बारे में। अपना इनका खुद का ट्रेडिंग हाउस भी है। 1340 का इन्होंने टारगेट दिया है अगले 6 महीनों के लिए। उसके अलावा जेफरीज आपको पता ही होगा, 1300 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। तो टारगेट्स जो बताए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे बताए जा रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट, FIIs के पास 50% शेयर है, म्यूचुअल फंड के पास 10% शेयर है। तो आप देख सकते हो 60% शेयर होल्डिंग किसकी है, FIIs की। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं, FIIs और DIIs की 60% होल्डिंग है। उसके अलावा आप ये देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई चीज़ अपनी गिरवी रखे तो कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। 36.36% इन्होंने Q4 में मार्च में 2021 में अपने शेयर गिरवी रख दिए। इसके पहले इनका 1% शेयर गिरवी नहीं था, ये आपको नोट करना चाहिए। प्रोमोटर्स हैव इंक्रीज होल्डिंग्स फ्रॉम 14.67% टू 16.55%। तो प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक जरूर बढ़ाया है। FIIs ने अपना स्टेक 4% कम किया है। उसके अलावा स्कीम्स इनकी FIIs की 331 से बढ़कर के 352 हो गई हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो 9.43% इन्वेस्टमेंट से बढ़ा करके इन्होंने 10.4% का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन जो प्लेज है, यानी शेयर जो गिरवी रखे गए, इसका इम्पैक्ट आपको Q1 2021 में देखने को मिलेगा। मैं आपको ये डेटा भी दिखा देता हूँ। इनका सितंबर 2020 में एक भी शेयर गिरवी नहीं था, दिसंबर 2020 में एक भी शेयर नहीं गिरवी था, और उसके बाद मार्च को Q4 की बात कर ली जाए तो 36.36% शेयर गिरवी हो गया। ऐसे तो TCS के भी शेयर गिरवी थे, लगभग 2% TCS के शेयर गिरवी थी, जो कि 0.47% पे आ गए। तो उन्होंने गिरवी रखे शेयर्स की संख्या कम कर दी। कंपनी कभी कभी इनके इकोनॉमिक की कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से भी कंपनी शेयर गिरवी रखती है, लेकिन यहाँ पर जो मात्रा रखी गई है गिरवी, ये अपने आप में एक चिंताजनक जरूर है। उसके अलावा आप देखिए, इसने जो क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग आपकी 931 पर दी है। मैं आपको वही दिखा देता हूँ कि इसके इम्पोर्टेंट क्या मायने हैं। देखिए, ये 931 की जो क्लोजिंग है वो 30 दिन के ऊपर की क्लोजिंग है। तो यानी 1 महीने के ट्रेंड की बात की जाए तो फिलहाल पॉजिटिव दिख जाएगा आपको यहाँ पर। अगर 50 दिन की डेटा की बात की जाए तो 50 दिन के EMA यानी 2 महीने के लगभग अगर एवरेज की बात की जाए तो वहाँ से नीचे की क्लोजिंग है, तो यहाँ पर आपको डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 100 दिन के EMA से भी आपको डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा। 200 दिन के EMA 6 महीने पे आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर आप बात समझ लीजिए, मिलीजुली सरकार है, तो आप कुछ कह नहीं सकते कि आपको करना क्या चाहिए। मैं जो सजेस्ट करता हूँ, 100 डेज के EMA के क्रॉस करने के बाद ही आप इसको खरीदें।
अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो भी आपको कम से कम जिस लेवल पर इन्होंने क्लोजिंग दी है 930 के लेवल पर जो क्लोजिंग दी है, आपको वेट करना चाहिए कि इस लेवल के पास जाकर इंडसइंड बैंक सस्टेन करे, वहाँ पर कंसोलिडेट करे, आगे बढ़े, मेरी राय में तब। वरना जो 36% शेयर गिरवी है, ये क्या क्या गुल खिलाएगा वो तो भगवान जाने। उसके बाद RSI के लेवल की बात की जाए तो पास हो जाता है, मिड रेंज में है, 30 से 70 के बीच में होना चाहिए, 30 के नीचे ओवरसोल्ड, 70 के ऊपर ओवरबॉट, तो वहाँ पर पास हो जाता है। MFI के लेवल्स पर भी पास हो जाता है। MACD जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। देखिए, मैं स्टॉक मार्केट पे वीडियो भी बनाता हूँ बेसिक्स लर्निंग के लिए, तो मैंने RSI को बताया था, एक वीडियो बनाया था। आने वाले टाइम पे मैं MACD पे, MFI पे, सब पे वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा ये चीज़ें होती क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके क्या मायने हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं MACD बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। MACD पे आपको सस्ता दिखा रहा है, लेकिन देख लीजिए, सस्ता दिखाने का मतलब अब यस बैंक तो बहुत ही सस्ता फिर दिखा रहा है ना। तो यही चीज़ें देखने की होती हैं कि बैड न्यूज़ हैं तो उस चीज़ को सस्ता नहीं कहते। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी बहुत ही चिंताजनक है, 11.5%, 3। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आखिरी की रह गई है, समझ लीजिए, मैं उसको बताने वाला हूँ। ये 10%, 15% की डिलीवरी बहुत ही चिंताजनक है और लोग इस पर फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो FII सेलिंग कर रहे हैं उसके यहाँ क्या मायने हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, एक वीक के रिटर्न से लगभग 5%, एक महीने के 6% डाउन है, 3 महीने के 10% के आसपास डाउन है, और 6 महीने पे आपको 37% की रिटर्न दे चुका है। 1 साल में पैसा दोगुना हो चुका है, 3 साल में पैसा आधा हो चुका है। बात आप समझ रहे हैं? 3 साल में पैसा आपका, अगर 3 साल पहले पैसे लगाए थे तो आपका पैसा आधा हो गया। उसके बाद 5 साल पे पैसा 10% कम हो गया, 10 साल पे पैसा 3 गुना हो गया। ठीक है, 3 गुना क्या कहें, 4 गुना, क्योंकि 300% तो रिटर्न नहीं हो गए। तो यहाँ पे भी मिली जुली सरकार है। अब बात की, देखिए FIIs का डेटा आप डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करिए, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वहाँ पर के बहुत ज़्यादा FIIs बेच रहे हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि FIIs की 50% यहाँ पर होल्डिंग है। बात आप समझ रहे हैं? तो निफ्टी 50 में भी आता है इंडसइंड बैंक। तो FIIs जब बेच रहे हैं, इंडसइंड बैंक में 50% का निवेश है, 36% शेयर गिरवी है, उसके बाद मोमेंटम में भी मिली जुली सरकार है। इंतजार कीजिए, यही बेहतर होगा मेरी राय में। जब आपको 100 दिन का EMA क्रॉस करे, वहाँ के बाद होल्ड करें। लॉन्ग टर्म के लिए मिली जुली सरकार है, आप समझ सकते हो कि किसी के कहने पे आने के जो असलियत है वो आपको सामने दिखा दी है। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।